दोस्तों, हाथरस के एक स्कूल के प्रिंसिपल की कार में एक बच्चे की लाश मिली। इलाके में हड़कंप मच गया, लोग जमा हुए और जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि बच्चे की हत्या स्कूल प्रबंधन ने ही की। स्कूल के ओनर के जो पिता थे, कहा जाता है कि वो तंत्र मंत्र में यकीन रखने वाले लोग थे और बच्चे की बलि इसलिए दी गई क्योंकि उन्हें ऐसा भरोसा था कि जब बच्चे की बलि दी जाएगी तो स्कूल फले फूलेगा, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन तभी मामले में एक नया मोड़ आया। जो एसएचओ इस घटना की जांच कर रहे थे, उनका तबादला हो गया। नए एसएचओ नियुक्त हुए और जब उन्होंने अपनी तफ्तीश अपने तरीके से शुरू की तो पता चला कि तंत्र मंत्र और ऐसा कोई मामला था ही नहीं। मामला तो यह था कि स्कूल के एक बच्चे को छुट्टी चाहिए थी और छुट्टी मिलने का कोई कारण उसे मिल नहीं रहा था। छुट्टी क्यों चाहिए थी यह आगे बताऊंगा। और जब कारण नहीं मिल रहा था छुट्टी का, तो उसने अपने ही एक सहपाठी की गला दबाकर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि इसके बाद स्कूल में छुट्टी हो जाएगी और उसे घर जाने को मिलेगा। तो घटना कुछ यूं घटती है कि एक दिन जो बच्चा है उसके पेरेंट्स को स्कूल से फ़ोन आता है कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है, वो जल्दी से स्कूल आ जाएं। चूँकि उसके पिता बाहर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें स्कूल पहुंचने में देर लगेगी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कहा कि नहीं, आप जहां भी हैं जल्दी आ जाइए। लोगों का ये कहना है कि स्कूल के जो ओनर हैं उनके पिता उस एरिया में तंत्र मंत्र और साधना करने के लिए जाने जाते हैं और इस बच्चे की बलि दी गई ताकि स्कूल का विकास हो सके। लोगों का यह भी कहना था कि पूर्व में भी ऐसा प्रयास किया गया ताकि स्कूल में आमदनी बढ़ सके और बच्चों का फुटफॉल ज्यादा हो सके। जब शुरुआती दौर में एसएचओ ने इसकी जांच की तो इन लोगों ने गुनाह कबूल कर लिया और स्कूल के ओनर, उनके पिता, मैनेजर और 2 शिक्षकों को, कुल मिलाकर 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ही दिनों बाद, 10 से 12 दिनों के अंदर ही, जो एसएचओ इस घटना की जांच कर रहा था उसका तबादला कर दिया जाता है और एक नए एसएचओ स्कूल में आते हैं। नए एसएचओ इस घटना की अपने तरीके से जांच शुरू करते हैं और वो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इस घटना से जुड़े हर व्यक्ति से मिलते हैं। कहते हैं कि एसएचओ पहले उस स्कूल में जो हॉस्टल चल रहा था, नॉर्मली जो बच्चे लोकल थे वो आते थे और छुट्टी के बाद चले जाते थे, लेकिन 30 से 40 बच्चे स्कूल में छुट्टी के बाद जो रुक जाते थे, जो वहीं रहते थे, उनका खाना पीना रहना सब वहीं होता था। उनसे जब बातचीत नए एसएचओ ने की तो उसमें एक नया ही मामला प्रकाश में आया। मामला कुछ यूं था कि जब सारे बच्चों से बात की गई तो हर बच्चे ने एक बात बताया और वो ये कि उस स्कूल में एक बच्चा ऐसा था जो हर बच्चे से यही पूछता था कि क्या स्कूल में अगर कोई मर जाएगा तो छुट्टी हो जाएगी क्या। जब लगभग हर बच्चे ने यही बात दोहराई तो उस खास बच्चे से नए एसएचओ ने पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में यह पाया गया कि उस बच्चे को मोबाइल देखने का भारी एडिक्शन था और जब वो छुट्टी में घर गया था तो वो लगातार मोबाइल देख रहा था। मोबाइल में कहीं से उसने ये वीडियो देखी कि बच्चे के मौत के बाद स्कूल में लंबे समय के लिए छुट्टी हो गई। जब बच्चा छुट्टी के बाद वापस स्कूल आया और स्कूल की दिनचर्या में शामिल हुआ, सुबह उठना, एक्सरसाइज कराना, फिर क्लासेस के लिए आना और उसके बाद छुट्टी होने के बाद भी जो रूटीन होता था पढ़ने का, खेलने का, उसको फॉलो करने लगा। इस दौरान एक जो चीज़ मिस हो रही थी बच्चे की, वो था उसका मोबाइल का उसका एडिक्शन ऐसा था कि उसे स्कूल में मोबाइल चलाने के लिए नहीं मिल रहा था। जब
उसे मोबाइल की तलब होती थी तो वो परेशान हो जाता था, बेचैन हो जाता था, और इसी क्रम में उसने अपने सहपाठियों से ये पूछना शुरू किया कि क्या किसी की मौत पर स्कूल में लंबी छुट्टी होगी। कहा जाता है कि उस बच्चे ने इसके पहले भी एक दिन एक बच्चे को मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो किसी तरह छूटकर भाग गया था। जब बच्चे से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बच्चे ने अपना गुनाह स्वीकार किया और उसने कहा कि जब सभी लोग स्कूल में सो गए थे तो वो उस बच्चे के बगल में जाकर सो गया था और उसके गले में जो तौलिया था, गमछा भी कहते हैं उसे ग्रामीण इलाके में, उस गमछे को धीरे धीरे उसके गले में लपेटकर उसी को धीरे धीरे कसते हुए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या जैसे ही वो कर रहा था उसी दौरान कोई बच्चा उठा बाथरूम जाने के लिए तो वो वहीं उस बच्चे के बगल में सो गया। उसके बाद जब वो बच्चा वापस आके अपनी सीट पे सो गया तो धीरे धीरे दबे पांव वहां से चलकर वो बच्चा अपनी सीट पर आके सो गया। अगले दिन सुबह जब सभी बच्चों को जगाया गया, सभी एक्सरसाइज के लिए निकले, तो उसमें से एक बच्चा, सभी उठ गए पर एक बच्चा नहीं उठ रहा था। स्कूल प्रिंसिपल ने उसे बार बार जगाया पर वो नहीं उठा, तो वो उसके पास आकर बोले कि सभी उठ चुके हैं, तुम क्यों नहीं उठ रहे हो। फिर भी उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर जब स्कूल प्रिंसिपल ने उसे उठाया, उसके हाथ को उठाया तो हाथें गिर जा रही थी, चेहरा निढाल पड़ा था। आनन फानन में स्थानीय स्तर पे जो चिकित्सा परामर्श की जो व्यवस्था थी उन्हें बुलाया गया, उनके पास ले जाया गया, पर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि बच्चे के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर आगे जब अस्पताल में ले जाया गया तो बच्चे को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। वापस बच्चे को स्कूल लाया गया और जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती तफ्तीश में किसी ने इस बात को प्लांट कर दिया कि बच्चे के जो माता पिता हैं उनके माइंड में किसी ने यह डाल दिया कि स्कूल ओनर के पिता तंत्र मंत्र, काला जादू और साधना में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा जादू और काला जादू के चक्कर में बच्चे की बलि दे दी है। इलाके में यह बात आग की तरह फैल गई और पुलिस इसी को तथ्य मान के उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। लेकिन जब दूसरे एसएचओ आते हैं और वो उन लोगों से पूछताछ करते हैं और पूछताछ के क्रम में ये पूछते हैं कि आखिर आप लोगों ने ऐसा एक्सेप्ट क्यों किया कि आपने हत्या किया है, तो उन्होंने बताया कि वो पुलिसिया जांच से काफी घबरा गए थे और उन्हें डर था कि पुलिस उनके साथ मारपीट ना करे, इसलिए उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन और स्कूल के जो मालिक हैं उनका स्थानीय नेता और मंत्री से साठगांठ है, उनकी पहुंच है, इसलिए इस मामले को बरगलाया जा रहा है, जांच को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और कल्प्रिट को बचाने के लिए एक और बच्चे की बलि दी जा रही है। लोगों का यह कहना है कि दरअसल बच्चे ने कुछ स्कूल में ऐसा देख लिया था जिसे स्कूल प्रबंधन नहीं चाहता था कि कोई देखे और इसलिए उस बच्चे की हत्या कर दी गई। दोस्तों, जब हम अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं तो ये हमें ज़रूर जांच लेना चाहिए, पुख्ता कर लेना चाहिए कि हम जहाँ भी बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या प्रबंधन उन बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त व्यवस्था मुहैया करवा रहा है। और ऐसे में सबसे जो बड़ी बात आती है बच्चों की परवरिश को लेके, वो ये कि आमतौर पे गार्जियंस का ये माइंडसेट होता है कि वो अपने बच्चे को हॉस्टल में डालकर निश्चिंत हो जाएंगे, अपने उस बच्चे को लालन पालन पोषण करते हैं उनका, और आगे चल के वो बच्चा उन्हें बर्डन लगने लगता है और बच्चे को हॉस्टल में डाल के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन हॉस्टल में प्रबंधन एक गार्जियन के तौर पे ना ट्रीट करके उसे एक कस्टमर के तौर पे ट्रीट करता है, और अगर प्रबंधन अच्छे से संजीदा तरीके से बच्चे की परवरिश नहीं करता है तो बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार का डेवलप होना भी मुश्किल है। जिस बच्चे के लालन पालन पोषण में अपनी एड़ी चोटी एक करके खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट करते हैं लोग, बच्चे की परवरिश के साथ जुड़ा ये सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि आप बच्चे को अपनी देखरेख और निगरानी में रखें, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत लोगों के अंदर देखा जाता है, ऐसे में बच्चे को किसी के भरोसे पूर्णतः छोड़ देना कतई मुनासिब नहीं है।
ओवरऑल अगर बात करें तो इस घटना में फाइनली यही माना गया कि बच्चे ने ही छोटे मासूम की हत्या की और उसे अरेस्ट करके जुवेनाइल कोर्ट के जरिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, क्योंकि बच्चा नाबालिग था। दबेश्वर से इलाके के कई लोग इस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि यूपी में मंत्री और विधायकों से साठगांठ रखने वाले स्कूल प्रबंधन इस घटना में अपना पिंड छुड़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बच्चे की बलि दे रहे हैं, बल्कि साजिश कुछ और ही है। लेकिन ओवरऑल पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया है और इस घटनाक्रम में यही मानकर चला जा रहा है कि बच्चे ने महज छुट्टी के लिए अपने ही सहपाठी की हत्या कर दी। आखिर किस तरह की परवरिश और किस तरह का माहौल हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, यह सोचने वाला विषय है। मोबाइल एडिक्शन आज की डेट में एक बड़ा मसला बनता जा रहा है और ज़रूरत है बच्चे को इससे दूर रखने की, और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट के पर्पस से इतना समय ही स्पेंड करने दें अपने बच्चों को मोबाइल के साथ, ताकि वो उसके एडिक्ट ना हो जाएं और इस तरह की हरकतें कर बैठें। तो ये कहानी थी आज अनसेंसर्ड की हाथरस घटना की। जल्दी मिलेंगे नई कहानी, नई तफ्तीश, नए विषय पे आपसे चर्चा करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और आपको आने वाला नया साल नई खुशियां दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।